माँ के बारे में 2 शब्द बोलूंगा। जो माँ आज भी चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, वो गांव में हो या घरों में, वो पिता चाहे सरहद में हो, चाहे वो शहीद हो गया हो, चाहे वो घर में हो या ग्रामीण क्षेत्र में, वो माँ बाप आज 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जब हमारे भैया बहन यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि 12 साल से लेकर 20 वर्ष तक के भैया बहन हैं। कोई 16 का हो सकता है, कोई 17 का, कोई 18 का, तो कोई 15 का। लेकिन आपको सोचना चाहिए, जहाँ आपकी उम्र बढ़ते हुए जा रही है, वहीं पर आपके मम्मी पापा धीरे धीरे अपने जीवन के उन लास्ट पड़ाव में है, जहाँ पर अगर उनकी कोई शक्ति दे सकता है तो आप, अगर कोई उनको दीर्घायु दे सकता है तो आप, अगर कोई अल्पायु दे सकता है वो भी आप। क्योंकि जब माँ सुबह विद्यालय को बच्चे को भेजती है, जब पिता सुबह बच्चे को विद्यालय को भेजता हो, लेकिन आपने गौर किया हो न किया हो, लेकिन कभी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, गौर कीजिएगा, वो माँ जब रात्रि को भोजन कराती है तो कई दिन ऐसे बीत जाते हैं, जब आप भोजन करके चले जाते हैं, माँ परिवार को खिला देती है, उस कढ़ाई में जहाँ खाने के बदले कुछ नहीं बचता, और वो माँ कढ़ाई को पूछ के खा देती है। और कभी स्थिति ये रहती कि रोटी हो न हो, वो माँ पानी पी के सो जाती है, लेकिन फिर सवेरे उठती है अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए, वो अपने आप को बलिदान कर देती, लेकिन अपने औलाद पे आंच नहीं आने देती। मैं उस पिता के लिए भी आज के इस युवा शक्ति के रूप में जब हम देश के विकास की बात करते हैं, जब अंग्रेजी से लेकर फ्रेंच की बात करते हैं, जब हम संस्कृति और संस्कारों की बात करते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हम अपने माँ बाप के हथियारे बन जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। मैं उन ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो माँ आज 50 साल की उम्र में है, अगर आप अच्छी तरह आगे बढ़े तो हो सकता है वो 100 साल जिए, हो सकता है वो 90 साल जिए, लेकिन अगर आपने गलतियां करनी शुरू कर दी तो पड़ोसी को तो वो बताएंगे नहीं, वो गलती किसी को दोहराएंगे नहीं, लेकिन वो माँ अंदर ही अंदर रोती है, वो पिता चाह के कुछ नहीं कर पाता, और तमाम दिन वो गुजर जाते हैं जब वो भूखे प्यासे रात में सो नहीं पाते और हम सपनों में खोए रहते हैं। हम अपनी दुनिया बसाने के लिए, हम दोस्तों को टसन दिखाने के लिए, हम पैशन दिखाने के लिए, हम दूसरे को कूल लगने के लिए, हम दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए हम अपने आप को बदनाम कर देते हैं, हम अपने आप को पाकिस्तान के हवाले कर देते हैं। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान को मिटाने की बात करता है, उसको पता है अगर हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की जड़ें कमजोर हो जाए, वो देश कमजोर हो जाए, और जो देश के युवा कमजोर पड़ जाए, वो देश कमजोर पड़ जाए। किसी ने कहा है कि जिस देश का युवा आगे बढ़ जाता है वो देश आगे बढ़ जाता है, जिस देश का युवा सजग हो जाता है वो देश सजग बन जाता है। तो कम से कम मुझे नहीं पता कौन भैया बहन यहाँ पर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं पता कौन कॉमर्स और साइंस के हैं, कौन बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जितने भैया बहन यहाँ पर बैठे हैं, कोई आर्ट्स में अच्छा है तो कोई कॉमर्स में, कोई संगीत में अच्छा है तो कोई गेम्स में, कोई बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है तो बहुत अच्छा प्रवक्ता बन सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है तो कोई राजनीति में भी बहुत अच्छा मुकाम पा सकता है। केवल आवश्यकता है अपने गुणों को पहचानने की, केवल आवश्यकता है दूसरे को नीचा ना दिखाने की, केवल आवश्यकता है जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं उनको दिल से पढ़ने की। क्योंकि आर्ट्स का बच्चा भी जब इतिहास, भूगोल, शास्त्र पढ़ता है, जब आर्ट्स का बच्चा ज्योग्राफी पढ़ता है, जब हिंदी के अलंकार पढ़ता है, आप मानो न मानो मेरे दोस्तों, कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र को, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक्स हो, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जब आप सचिवालय विधानसभा में सेक्शन अफसर बनने की बात करेंगे, आईपीएस आईएएस बनने की बात करेंगे, ये 6ठी से लेकर 12वीं तक के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आपका 80% काम आता है। तो निवेदन करना चाहता हूँ, ये मत सोचिएगा कि साइंस वाले बड़े हो गए, हम छोटे हो गए। आपके सब्जेक्ट देश को एक नई दिशा और दशा परिवर्तित में सहयोग कर सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहता हूं, आपके अंदर वो योग्यता है जो भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व पटल में भारत को चाइना से आगे उठाने के लिए आपका कॉमर्स काम कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं आप ऐसे इंजीनियर बने जिसकी वजह से फिर कोई घर बर्बाद ना हो, फिर कोई पुल ना टूटे, फिर कोई दुश्मन हमारे बाउंड्री में ना आ सके। चाहे बायोलॉजी में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का स्टूडेंट हो, वो किस क्षेत्र में जाएगा वो तो आप तय करेंगे। आप बायोकेमिस्ट्री लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में जाते हैं, आप
एनाटॉमी की बात करते हैं, आप रेडियोलॉजी की बात करते हैं या पैथोलॉजी की, आप नर्सिंग में जाते हैं या फार्मेसी की, वक्त बताएगा कि आप अपनी योग्यता और अपने घर की परिस्थिति के अनुसार किस क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन एक गुजारिश है, जब आप देहरादून या तमाम कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाएंगे, इस बात को याद रखना कि विद्यालय की बिल्डिंग से कभी बच्चे का निर्माण नहीं होता है। अच्छे संस्कारों से और अच्छे विचारों से, अच्छे शिक्षकों से विद्यालय और बच्चे का एक अभिमान भी बनता है और उसकी दिशा की कल्पना भी होती है। दिखाएंगे जो डॉक्टर इंजीनियर से लेके आईएएस पीसीएस तक सपनों में बना देंगे। आप इस हकीकत को सामने रखना कि कोई भी विद्यालय आपको डिग्री दे सकता है, लेकिन अच्छी जॉब, अच्छी पहचान, अच्छा मान और सम्मान तब मिलेगा जब आप अपने मम्मी पापा के खून पसीने की कमाई को बर्बाद नहीं होने देंगे। जिस दिन आपने अपने फिजिकल को सुधार लिया, जिस दिन आपने अपने मेडिकल को अच्छा बना लिया, जिस दिन आपने शिक्षा के साथ अपने संस्कारों के साथ अपने आप को बढ़ा दिया, जिस दिन आपने सबसे बड़े आतंक का हथियार, एक राज की बात और मैं बताता हूँ। मैं ये राज की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज देश को बचाने की बात है और एक और हमारे माँ बाप की रक्षा करने की बात है, अपनी देवभूमि की आन बान शान को बचाने की बात है। मैं बताना चाहूंगा कि चाइना और पाकिस्तान दो पड़ोसी मुल्क हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाइना कोई आतंकवादी राष्ट्र है या पाकिस्तान पूरा ही आतंकवाद का राष्ट्र है, लेकिन अगर आज चाइना की ग्रोथ बढ़ती है तो हिंदुस्तान को फर्क पड़ता है। जिस तरह से अभी कुछ महीने पहले चाइना पाकिस्तान को उकसा के हिंदुस्तान में आक्रमण करने की सोच रहा था, वहीं पर हम विदेशी चीजों को अपनाने के साथ साथ उन चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे। अगर आप थोड़ा सा अपने हिंदुस्तान के उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करने लगे, अगर आप विदेशी वस्तुओं को धीरे धीरे बहिष्कार करने लगे, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो चाइना आज इतना आंख उठा के देखता है उसकी 50% इकोनॉमी जमीन पे गिर जाती। और जो चाइना आज हिंदुस्तान को मिटाने की बात करता है, वो चाइना कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके लिए सजग रहने की अपना देश को पूरा लगा दे सरहद में। मैं सैनिक की बात नहीं, पूरी चाइना मिलके और पूरा, अगर पाकिस्तान की बात करें, अगर पूरा पाकिस्तान मिलके भी हिंदुस्तान पे आक्रमण करता है तो पाकिस्तान उत्तर प्रदेश के बराबर ही नहीं कर सकता। तो उससे डरने की बात नहीं है, केवल सजग रहना है आप लोगों को, केवल सजग रहना है इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को, क्योंकि उन्होंने आतंक का एक नया हथियार अपना लिया। वो आतंक का हथियार परमाणु हथियार नहीं मेरे दोस्तों, वो परमाणु हथियार या बम विस्फोटक हथियार नहीं, वो एक ऐसा हथियार है जो हमारे भैया बहन दोस्तों के बीच में, दोस्तों के साथ कभी बर्थडे के नाम पे, कभी टेंशन के नाम पे, कभी पैशन के नाम पे, कभी कूल दिखने के नाम पे करते हैं। और उसके नाम पे जब करते हैं तो आतंकवाद को फंडिंग होती है, पाकिस्तान के पास पैसे आते हैं, वो हथियार लेता है, फिर एक माँ का सुहाग मिट जाता है और हम अपने आप को बचाने के चक्कर में खुद बर्बाद हो जाते हैं। आज पाकिस्तान चाहता है कि ये 16 साल का बच्चा मिट जाए, तो उसने मिटाने के लिए एक नई रास्ता अपनाया है, और वो नया रास्ता आतंक का हथियार, कोई परमाणु हथियार नहीं, वो आतंक का हथियार नशे का हथियार है, वो आतंक का हथियार ड्रग्स का हथियार है, वो आतंक का हथियार वो हथियार है जिससे एक 4 साल का बच्चा अनाथ हो जाता है, जिससे एक 70 साल के दादा दादी के बुढ़ापे की अपनी रक्षा नहीं कर पाता। एक ऐसा मित्र जो अपने मित्र का मित्र बन सकता था, लेकिन वो दोस्ती के चक्कर में उस बच्चे का भविष्य खराब कर देता है। तो मैं हाथ जोड़ के अपने भैयाओं से कहना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के अपने बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि आप किसी के लिए कुछ करो न करो, लेकिन अपने लिए जरूर कीजिएगा। आपको अगर आतंकवाद को मिटाना है तो आपका ठीक रहना जरूरी है, आपका फिजिकल, आपका मेडिकल अच्छा रहना जरूरी है। अगर आप इसी तरह से भांग चरस गांजे का इस्तेमाल करते रहे, अगर आप इसी तरह से सिगरेट के छल्ले उड़ाते रहे, अगर इसी तरह से आप गुटखा खैनी तंबाकू खाते रहे, दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, सर में झाल बाल नहीं, वो बात करता है देश की रक्षा की। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक छोटा सा उदाहरण। अभी मैं एक बीटेक कॉलेज में एक संवाद में गया था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा धूप हो रही होगी, कोई बात नहीं, आज देश के जवानों के नाम ये धूप ही सही। मैं बात कर रहा हूँ देहरादून के एक बड़े प्रतिष्ठान की। तो कुछ समय पहले जब मैं को जाने का मौका मिला तो बीटेक के छात्र बैठे थे, छात्राएं बैठी थी, तभी एक नजर पड़ती है दूर महफिल में बैठे हुए उस छात्र पे, जिसको देख के समझ में नहीं आया कि ये
इंजीनियर बनना चाहता है या बनना चाहती है? तो बड़े डर के मैंने कहा जी आप खड़े होइए, क्योंकि मैं तब तक कंफ्यूज था कि ये बनना चाहती है या बनना चाहता है। लेकिन तो जब मैंने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उत्तर आया कि मैं सिविल का इंजीनियर बनना चाहता हूं। तो मैं समझ गया कि ये चाहती नहीं चाहता है। थोड़ा सा गौर किया तो जो उसकी पूरा आवा थी, जो उसकी आवा पूरा एक आवेश था, एक परिवेश था, उसको देखने में लगा वो पौड़ी का रहने वाला जरूर मेरा भाई अपना था, लेकिन जब मैंने उसको गौर से देखा, जो बाल इतने होते थे आज वो बाल यहाँ तक थे। थोड़ी सी कमी पेशी पूरी कर दी, उसने बीच से मांग भी निकाल लिया। थोड़ा सा नजर नीचे गई तो उसने कानों के साथ साथ आंखों के अंदर भी छेद कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा निर्माण हो रहा है। थोड़ा सा और गौर से देखा तो मैंने बोला भैया ये क्या है, कहाँ से आए हो? बोले पौड़ी से आया हूँ। मैंने कहा पापा क्या करते हैं? बोले बीएसएफ में है। मैंने कहा एक तरफ वो पिता है जो हो सकता है इस समय जवान की गोली के सामने खड़ा हो, लेकिन एक तरफ से वो बेटा है जिसको अपने कानों के छेद और आंखों में छेद करने से ही फुर्सत नहीं। बोला सर आप मानवाधिकार तो किसी के फैशन से क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा मेरे दोस्त फैशन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जो पैंट कमर में बदनी थी आज वो घुटनों में बदने लगी है। मुझे पक्का पता है न तेरे पैरों में नम है न तेरे कमर में पैंट है। पता ही चला था कि पैंट ने उसको पहना है या कमर ने उसको पहना है, क्योंकि वो सिगरेट के छल्ले में सब उड़ चुकी थी। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मैं समझ गया कि न इसके मुंह में दांत है, न सर में गाल है, न पेट में हाथ थे, न कमर में पैंट थी, न कमर में पैंट के साथ साथ पैर में नम थे। तो मैंने कहा मेरे दोस्त तो किसका निर्माण कर रहा है, कौन सा सिविल इंजीनियर बन रहा है? तो एक बोला जी नहीं ये तो हमारा अधिकार है। तो मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, मैंने कहा मेरे दोस्त इस समय अपनी माँ को भी याद रखना, उस देश के जवान को भी याद रखना, अपने पिता को भी याद रखना और उस एपीजे अब्दुल कलाम को भी याद रखना। हो सकता है एपीजे अब्दुल कलाम बड़े बाल रखते थे, लेकिन कोई बड़े बाल रखने से फिर से एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो सकता। फिर से तुम्हारी तरह जो बीच से मांग निकली है, इसको करने से कोई तेरे नाम का सलमान खान नहीं। आप वो करिए जिससे आप अपने माँ बाप की रक्षा कर सकते हैं। आप वो कीजिए जिसके लिए आप इस देवभूमि में जन्मे हैं। हो सकता है कोई महास्टार, हो सकता है कोई देश का नेता, लेकिन हमारे भैया बहनों के अंदर वो गुण है। अगर आपने अपने गुणों को पहचान लिया, आपने अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचान लिया, तो हिंदुस्तान के अंदर एक नई क्रांति को ला सकते हैं। अगर हम देश की रक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले छोटी चीजें याद करनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते। अगर टीचर्स को याद हो तो ऐसे बोलते वो आ रहा है, आ रही है, और जो बच्चा उन्हें सही करने की कोशिश बोलता है कि नहीं ये हमारे टीचर्स ऐसे मत बोलो, तो बाकी जो बच्चे गलत होते हैं वो उस बच्चे को किसी चीज में फंसा के या फिर उससे ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा सीरियस करके ये गलत है, ये मतलब उस बच्चे को गलत प्रूफ कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर हम अपनी क्लास के, अपनी कक्षा के, अपने स्कूल के बच्चों को सुधार नहीं सकते तो देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ जैसे हमारे नेता होते हैं और बहुत सारे क्रिकेटर वगैरह होते हैं, उनकी तो सैलरी बहुत ज्यादा होती है, और जो हमारे जवान होते हैं जो सियाचिन जैसे ठंडे इलाके माइनस, जहाँ पे -डिग्री सेल्सियस में होते हैं, वहाँ पे भी काम करते हैं, उनके लिए इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। तो सर मेरा ये मानना है कि हमें उनको ज्यादा फैसिलिटीज देनी चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और हमारे जो गृह मंत्री हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्योंकि लाइव है तो आप संदेश दे सकते हैं। आप अपने दिल की बात उनको संदेश के रूप में प्लीज। मेरा संदेश ये है कि हमें जितने भी हमारे जवान हैं उनके लिए हमें जितना हो सके उतना भला करना चाहिए। हमें उनके घर वालों को फैसिलिटीज देनी चाहिए और उनको भी फैसिलिटीज देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।